हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो भाई शुरू करते हैं अपन बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन। अच्छा, बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था, याद है ना भाई? पिछली क्लास में बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन देखा था। बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड का हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा था। बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड का एक्सप्लेनेशन हमारा चल रहा था। और जो बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड था हमारा, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर चार मेन हेडिंग्स थी। कौन कौन सी भाई? एक थी हमारी शेयर होल्डर्स फंड, एक थी शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, एक थी नॉन करेंट लायबिलिटी और एक थी करेंट लायबिलिटीज। ये चार मेन हेडिंग्स थी, जिसमें से हम पहली और दूसरी जो हमारी सब मेन हेडिंग थी, पहली और दूसरी जो हमारी मेन हेडिंग थी, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, वो हम लोग देख चुके थे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके लिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए भाई मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या भाई? ऑपरेटिंग साइकिल। उसके लिए पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा भाई? ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो अगर आपको समझ में आएगा तो फिर इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। अच्छा सुनना भाई, ये ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या? ऑपरेटिंग साइकिल को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग साइकिल को समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भाई मान लेते हैं ये पेन, ठीक। अब ये पेन है, मान लेते हैं मैं इस पेन का मैन्युफैक्चरर हूं। मैं क्या करता हूं? इस पेन को मैन्युफैक्चर करता हूं। अब इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए भाई मुझे रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, ठीक। अच्छा, अब इसको रॉ मटेरियल भाई मैं लेके आता हूं, फिर रॉ मटेरियल को मैं प्रोसेस करता हूं, फिर उसको बेचता हूं। हो सकता है कैश में बिके, हो सकता है उधारी में बिके, उसके बाद मेरे पास पैसा आता है। मतलब भाई ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या? सुनना, कैश लगाने से लेके कैश रियलाइज होने का जो का टाइम है, कैश लगाने से लेके कैश रियलाइज होने का जो टाइम है, उसे बोला जाता है क्या? ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, ठीक। अच्छा ध्यान देना भाई ऑपरेटिंग साइकिल समझने के लिए। जैसे भाई मैंने क्या बताया, मैं इस पेन का मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है। इस पेन के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। मतलब जैसे इसमें मुझे भाई प्लास्टिक लगता है, निब लगता है और भी बहुत सारी चीजें लगती है मुझे इसको मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने में, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं इसका रॉ मटेरियल भाई मैं मुंबई से मंगवाता हूं। मान लेते हैं इसका रॉ मटेरियल मैं कहां से मंगवाता हूं? मुंबई से। अब देखना जो स्क्रीन पे आपको भाई एक साइकिल जैसा दिख रहा होगा, उसी को अपन समझते हैं। जैसे भाई मैंने कैश देकर, मान लेते रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया, कैश देकर मैंने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया और इसको आने में, इस रॉ मटेरियल को आने में लग गए भाई, मान लेते हैं 2 महीने। कितने टाइम लग गया रॉ मटेरियल को मेरे पास पहुंचने में? 2 महीने, ठीक। अब मेरे पास भाई रॉ मटेरियल आ गया। अब इस रॉ मटेरियल जो मेरे पास आ गया, अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ये रॉ मटेरियल है, इसको मैंने किया भाई प्रोसेस। और बाय द वे मान लेते हैं इसको प्रोसेस करने, मतलब इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मान लेते हैं लग गए भाई 6 महीने। कितने महीने लग गए? मान लेते हैं लग गए 6 महीने। तो कितना टाइम हो गया भाई? 2 महीने सामान आने में लगे और उसको मैन्युफैक्चर करने में 6 महीने लगे। अब भाई उसको मैंने बेचना चालू किया। अब उसको बेचना चालू अगर करना है तो मैंने सोचा कि थोड़ी एडवर्टीजमेंट वगैरह कर लूं। तो पहले मैंने भाई उसकी थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट वगैरह की और उसको मैंने बेचा। अब जिसको बेचा मैं, और मान लेते बेचने में मुझे लग गया 5 महीने का टाइम। बेचने में मुझे मान लेते हैं भाई 5 मंथ्स का टाइम लग गया। समझ आ रहा? अब 5 महीने मुझे उन मार्कर पेन्स को बेचने में लगा और सपोज मान लेते हैं वो मार्कर पेन्स उधारी में बिके। तो उधारी में बिके तो जिनसे भी पैसा लेना है वो मेरे लिए कहलाते हैं डेटर्स, या जिससे हम लोग रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। डेटर्स को और क्या बोलते हैं हम लोग? रिसीवेबल्स। मतलब डेटर्स और बिल्स, रिसीवेबल दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। वो मैं आपको जब एसेट समझाऊंगा तब अच्छे से समझ जाऊंगा। तो फिलहाल भाई क्या बता रहा हूं, हमने रॉ मटेरियल खरीदने का ऑर्डर दिया, 2 महीने लग गए। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर्ड करने में मान लेते हैं 6 महीने लग गए। उसको बाद उसको बेचने में मान लेते हैं 5 महीने लग गए। 5 महीने में लगे और जिसको बेचा मान लेते हैं हमने उसे उधारी में बेचा। अब उधारी में अगर उसे हमने बेचा है और मान लेते हैं उस उधारी को रियलाइज करने में हमें लग गए भाई 2 महीने। उस उधारी को रियलाइज करने में हमें कितना टाइम लग गया? 2 महीने। तो टोटल कितने महीने बाद मेरे पास पैसा है? देखो भाई 2 महीने ये हो गए अपने, ठीक। उसके बाद 6 महीने ये हो गए, उसके बाद 5 महीने ये होगा, उसके बाद 2 महीने ये होगा। तो टोटल होगा 2 6 8 8 5 13 13 2 15। मतलब ये कि मेरा जो ये पेन
का मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस है, इसकी ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैश लगाने से लेकर कैश रियलाइज होने का टाइम, उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। तो मेरे इस बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगी? 15 महीने। समझ आया भाई ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? और अगर बाय द वे किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, देन वी हैव टू अज्यूम ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 12 मंथ्स। तो हमें क्या मानना होता है? ऑपरेटिंग साइकिल कितनी क्या होगी भाई? 12 महीने की। समझ आया भाई? क्लियर है? तो जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग साइकिल दिए तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में नहीं दी गई है, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दी गई है, देन वी हैव टू अज्यूम्ड इज ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 1 साल की ऑपरेटिंग साइकिल मानी जाती है। समझ आया भाई? तो होप आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। चलिए, समझ आ गया भाई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। 2 आइटम्स बचे हुए थे, कौन कौन से? एक नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। तो पहले मैं आपको करेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो करेंट लायबिलिटीज भाई हम लोग समझते हैं। अच्छा, करेंट लायबिलिटीज भाई स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, उसकी 4 सब हेडिंग्स हैं, लेकिन उस 4 सब हेडिंग्स को अपन बाद में समझेंगे। लेकिन पहले करेंट लायबिलिटी होता क्या है सुनना ध्यान से भाई। लायबिलिटी का मतलब तो पता है ना, कर्जा, उधारी, ऐसी ऑब्लिगेशंस जो फ्यूचर में हमें पे करनी होती। लायबिलिटी का मतलब कर्जा या उधारी, मतलब हमने किसी से उधार पैसा लिया भाई, उससे हमें चुकाना है, तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी ऑलरेडी मैं अच्छे से बता चुका हूं, ठीक। तो भाई अभी करंट लायबिलिटी ध्यान से सुनना क्या होता है। वो लायबिलिटी, वो कर्जे जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना है। ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना है, उसे हम बोलते हैं क्या? करेंट लायबिलिटी। समझ आया भाई? और अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दी गई तो कितना मानना होता है उसे हमें? 12 महीने। समझ आया क्या बताया? ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट, जिसका सेटलमेंट हमें 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना है, उसे हम बोलते हैं क्या? करेंट लायबिलिटी। समझ आ गया भाई अच्छे से करेंट लायबिलिटीज क्या होता है? चल, तो अब करेंट लायबिलिटीज क्या होता है वो आपको समझ में आया। अब करेंट लायबिलिटीज के अंदर भाई हमारी 4 सब हेडिंग्स हैं। करेंट लायबिलिटी एक ऑलरेडी मेन हेडिंग है, उसके अंदर 4 सब हेडिंग है, ठीक। क्या क्या है भाई? एक तो हमारी ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक है ट्रेड पेबल्स, एक अदर करेंट लायबिलिटीज और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक। तो भाई एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक। क्या कि ये करेंट लायबिलिटीज के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं वो क्या क्या है, एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक। अब करेंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आपको दिख रहा है भाई स्क्रीन पर क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, बोरोइंग का मतलब पता है ना क्या? किसी से उधार लेना पैसा। तो भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब वो बोरोइंग्स, अब बोरो अगर किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब वो बोरोइंग्स जो आपने किसी से की है, वो उधारी जो आपने किसी से की है, वो कर्जा जो आपने किसी से लिया है, अगर उस कर्जे का पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है, उस कर्जे का पेमेंट अगर आपको 1 साल के अंदर करना है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ आया भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं? और अगर अपन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो आपको स्क्रीन पे 2 एग्जांपल दिख रहे होंगे। पहला बैंक लोन और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? इफ पेबल विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब ऐसा बैंक लोन जो आपने बैंक से लिया है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, और उसका पेमेंट अगर, उस लोन का पेमेंट अगर आपको 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना है, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाती है। और दूसरा आपको दिख रहा होगा क्या भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक। अच्छा, सुन के रखा होगा भाई सबने वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लेकिन समझना है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? जब बैंक का बैलेंस नेगेटिव चला जाए तो उसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोल रहा हूं? जब बैंक का बैलेंस नेगेटिव चला जाए तो उसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, मतलब जिसका बैंक में बिजनेस अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जनरली उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, मान लेते हैं भाई मेरे अकाउंट में 5000 रुपीज, मेरे करंट अकाउंट में, मेरे बिजनेस अकाउंट में मान लेते हैं 5000 रुपीज है। एक बंदे को मुझे पैसा देना था, एक बंदे को मुझे पैसा देना था, मान लेते हैं 4000 रुपए। क्या करना था? 4000 रुपए मुझे देना था।
अब भाई वो बंदा मुझसे बार बार बोल रहा है ला भाई पैसे दे दे पैसे, तो मैंने उसको क्या किया 4,000 रुपए का एक चेक बना के दे दिया। मैंने क्या किया, उसको 4,000 रुपए का चेक बना के दे दिया। मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, 5,000। अब मुझे ये पता है 5,000 है मेरे अकाउंट में और 4,000 रुपए का चेक है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है कि चेक क्लियर हो जाएगा। लेकिन हुआ यूं कि उस बंदे ने जिसको मैंने वो चेक दिया था, उसने बैंक में उस चेक को डिपॉजिट ही नहीं किया। उस बंदे ने बैंक में चेक को डिपॉजिट ही नहीं किया। लगभग मान लेते एक हफ्ता हो गया। अब एक हफ्ता हो गया तो हुआ यूं कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ी और अर्जेंटली मैंने क्या किया, मुझे अर्जेंट में जरूरत पड़ी तो मैंने उसमें से मान लेते हैं 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। 5,000 में से 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। अच्छा, अब मेरे खाते में कितना पैसा बचा, 2,000। 5,000 थे, 3,000 मैंने निकाल लिए, बचे 2,000। अब जब 2,000 रुपए बचे तो उसके बाद ही उसी दिन मान लेते हैं उस बंदे ने बैंक में चेक लगा दिया। अब बैंक में चेक लगा दी, चेक कितने का था भाई, चेक था 4,000 का। अब बैंक में पैसा कितना है, बैंक में पैसा है सिर्फ 2,000 रुपए। तो कायदे से होना क्या चाहिए, कायदे से होना ये चाहिए कि वो चेक बाउंस हो जाना चाहिए। बट बीइंग एज अ रिलायबल कस्टमर, अगर बैंक मुझे एक रिलायबल कस्टमर मानता है तो बैंक जो है उस चेक को बाउंस नहीं करेगी, उसको डिसऑनर नहीं करेगी। आया समझ? तो बैंक क्या करेगी भाई, बैंक उस चेक को क्लियर कर देगी, क्योंकि भाई अगर चेक बाउंस होता है, डिसऑनर होता है, तो उसमें मेरी रेपुटेशन हैम्पर होगी। तो बैंक ऐसा नहीं चाहता, तो बैंक क्या करेगा, उस चेक को क्लियर कर देगा। देखो वैसे चेक कितने का था, 4,000 का। मेरे खाते में पैसे कितने हैं, 2,000। तो चेक तो क्लियर हो गया, सामने वाले बंदे को उसको पैसा मिल गया। लेकिन कोई मुझसे ये पूछे कि भाई तेरे बैंक में पैसा कितना है, तो मेरे बैंक खाते में पैसा कितना है भाई, -2,000, क्योंकि 2,000 थे, 2,000 बैंक ने अपनी तरफ से दे दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस 2,000 नेगेटिव में चला गया। तो ये क्या होता है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट। आया समझ? तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक एग्जांपल है काय का भाई, हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई इसमें आप ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल तक का वेट नहीं करेगा बैंक कि आप 1 साल बाद उस 2,000 रुपए को पे करना। यू हैव टू पे एज सून एज पॉसिबल। तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या माना जाता है भाई, हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ आ गया भाई? एनी डाउट इन दिस कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिए, और भी एग्जांपल्स मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिलहाल मैंने अभी 2 एग्जांपल्स दिए आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के। बैंक लोन, लेकिन कौन सा बैंक लोन भाई, याद रखना, नॉर्मली अगर बैंक लोन दिया है इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि जनरली बैंक लोन क्या होता है भाई, 1 साल के बाद उसका पेमेंट। हाँ, कंडीशन ये है, अगर बैंक लोन विद इन अ ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल सेटल्ड करना है, तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंसीडर कर। तो होप समझ आया भाई आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग समझ में आया, उसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको समझ में आए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या, नेक्स्ट आइटम अंडर करेंट लायबिलिटी इज ट्रेड पेबल्स। अब ये ट्रेड पेबल्स क्या होता है, तो आपको दिख रहा होगा नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स पता है ना कौन होते हैं, जिनसे हम माइट भी हो सकता है उधारी में कोई सामान खरीद के लाए हो, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि उधारी में सामान लेके आए तो फ्यूचर में उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स पता ही है ना सबको भाई, बीइंग एज कॉमर्स स्टूडेंट क्रेडिटर्स क्या होता है। तो भाई क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी पता ही है, 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ के रखा था हमने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसे बिल्स मतलब बेसिकली है क्रेडिटर्स ही, लेकिन ऐसे बिल्स जिसके अगेंस्ट में हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई, बिल्स पेबल। समझ आए? तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कलेक्टिवली बोला जाता है भाई क्या, ट्रेड पेबल्स। आया समझ? कोई दिक्कत? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। तो होप समझ आया? एनी डाउट इन दिस? अच्छा, इसके एग्जांपल्स भाई, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ट्रेड पेबल्स के अंदर एग्जांपल अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? चलिए भाई अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है अपना अदर करेंट लायबिलिटीज। अगला आइटम क्या है भाई हमारा, अदर करेंट लायबिलिटीज। मतलब ऐसी करेंट लायबिलिटीज जो ये ऊपर की 2 कैटेगरीज में नहीं आ पाई, तो उसे हम कहां डाल देते हैं भाई, अदर करेंट लायबिलिटी। ऊपर की 2 कैटेगरीज मतलब अपनी भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल्स में जो करेंट लायबिलिटीज नहीं आ पाई, उसे हम कहां डाल देते हैं, अदर करेंट लायबिलिटीज में। तो इसके एग्जांपल देखते हैं भाई अदर करेंट लायबिलिटीज के। पहला भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला एग्जांपल क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंसेस मतलब पता है ना सबको क्या होता है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। जैसे भाई हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया,
ठीक, बिजली का बिल देना है वो हमारा एक्सपेंस हो गया, हमें रेंट पे करना है वो हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस पता है ना अकाउंटिंग में क्या होता है। तो सुनना भाई, अगर कोई भी एक्सपेंस ऑन टाइम पे होता है, कोई भी एक्सपेंस ऑन टाइम पे अगर पे हो जाता है तो वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस का पेमेंट होने में डिले हो गया, लेट हो गया, तो वो एक्सपेंस बन जाता है भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो भाई हमारी क्या हो जाती है, करेंट लाइबिलिटी। समझ आया? एनी डाउट? जैसे एग्जांपल के लिए बोले, एग्जांपल हो गया अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव हुई है, जैसे भाई मैंने किसी पैसा ले लिया कुछ काम करने के लिए, भाई पैसा दे दे काम कर दूंगा, उसे क्या बोलता हूं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब पैसा ले लिया, इनकम आ गई है, लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं। तो भाई पैसा अगर ले लिया है, इनकम अगर आपके पास आ गई है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को किया जाए। आया समझ? तो उसे हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, बिकॉज यू हैव टेकन मनी एंड यू हैव टू डू इट नाउ। आया समझ? तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अदर करेंट लाइबिलिटी। समझ आया भाई? कोई दिक्कत? अदर करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अपना है क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अच्छा अभी प्रोविजंस क्या होते हैं? अच्छा प्रोविजंस जो होते हैं ये भी रिजर्व्स की तरह ही होते हैं। प्रोविजंस भी जनरली, सुनना क्या बोल रहा हूं, प्रोविजंस भी जनरली आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ पैसा निकाल लिया जाता है। ठीक, आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ पैसा निकाल लिया जाता है, फ्यूचर में किसी काम आएगा। लेकिन जनरली वो जो काम होता है वो स्पेसिफिक होता है। जनरली वो जो काम होता है क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है। तो सपोज जैसे भाई आपने किसी चीज के लिए प्रोविजन बनाया है, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ पैसा निकाल के रखा। सो ना रिजर्व्स प्रोविजंस जैसे ही होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बट भाई अभी अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आगे की क्लासेस में आपको बता दूंगा कि रिजर्व्स और प्रोविजंस में क्या डिफरेंस होता है। बस अभी फिलहाल इतना जान लो, आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए पैसा निकाला जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन। और वो काम, जिस काम के लिए आपने पैसा निकाला, वो काम अगर 1 साल के अंदर है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, तो जो प्रोविजन आपने बनाया है, उस प्रोविजन को कंसीडर किया जाएगा भाई क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उस प्रोविजन को क्या कंसीडर किया जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहला है भाई हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? देखो हर बिजनेस को पता है कि उसे टैक्स पे करना है। अब टैक्स पे करने के लिए अगर उनने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखा है, टैक्स पे करने के लिए प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स एक हमारा एग्जांपल हो गया क्या का, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। कोई एक्सपेंसेस आपको आगे चल के पेमेंट करनी है, कुछ एक्सपेंसेस की आगे चल के पेमेंट करनी है, आपको पता है, तो उसके लिए अगर अभी से आपने प्रोविजन बना के रखा हुआ है, आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ पैसा बचा के रखा है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस जो है वो भी भाई हमारे एग्जांपल होते हैं काय के, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के। तो भाई समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? तो भाई हमारे करेंट लायबिलिटीज के अंदर ये जो 4 सब हेडिंग्स हैं, सारी की सारी होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के अपन आ जाते हैं अपन नॉन करेंट लायबिलिटीज पे। अच्छा नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 सब हेडिंग्स है भाई, इसको ऑलरेडी मैं याद करवा चुका हूं, और भाई होप सबको याद अभी भी होगा। ठीक, नहीं याद है तो एक बार वो वीडियो को फिर से देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक, नॉन करेंट लायबिलिटीज में भाई हमारी 4 सब हेडिंग। पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए वन बाय वन इनको फिर से समझते हैं। अच्छा सुनना भाई, मैं एग्जांपल सिर्फ 2 ही दे रहा हूं सबके, और जो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा एक्सपर्टाइज कमर्शियल्स के ऐप में, उसमें आप इसके और एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो भाई सिंपल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है? अगर आपने किसी से बोरो किया, चाहे बैंक से लोन लिया हो या किसी से भी पैसा लिया, बोरो किया, और उसका पेमेंट अगर आपको 1 साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग। समझ में आया? मतलब ये जो देख रहे हैं ये हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज देख रहे हैं। तो भाई एक बार बता देता हूं नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं
जिसका सेटलमेंट, जिसका पेमेंट हमें एक साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती जिनका पेमेंट या सेटलमेंट हमें एक साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर पहला आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब ऐसी बोरोइंग जिसका सेटलमेंट या जिसका पेमेंट हमें एक साल के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना, वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगी। चलिए अब भाई देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के। तो एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अगर बात करें तो पहला बैंक लोन। सुनना भाई, किसी भी क्वेश्चन में अगर बैंक लोन दिया और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, देन वी हैव टू कंसीडर बैंक लोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वी हैव टू कंसीडर बैंक लोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? तो भाई बैंक से अगर लोन लिया जिसका पेमेंट आपको एक साल बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना है, तो बैंक लोन हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो जाए। उसके बाद एक दिख रहा होगा आपको वर्ड डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स क्या होता है? सुनना भाई, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह होता है। शेयर्स ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डिबेंचर्स का छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। डिबेंचर्स क्या होता है? देखो, जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी जैसे शेयर्स इशू करती है, मतलब शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, पब्लिक को डिबेंचर्स ऑफर करती है। मतलब कंपनी पब्लिक से पैसा दो तरीके से ले सकती है, एक शेयर्स के फॉर्म में और एक डिबेंचर्स के फॉर्म। तो बट बेसिक डिफरेंस ये होता है कि शेयर्स का जो पैसा है, जो कंपनी में शेयर होल्डर्स ने लगाया है, वो कंपनी के मालिक हो जाते हैं। लेकिन जिनने कंपनी में डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा लगाया उन्हें बोला जाता है डिबेंचर होल्डर्स। और जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं बेसिकली दे आर द क्रेडिटर्स फॉर द कंपनी। वो कंपनी के लिए क्या कहलाते हैं भाई, क्रेडिटर्स। मतलब बेसिकली आपने डिबेंचर्स के फॉर्म में पब्लिक से कर्जा लिया। अभी फिलहाल इतना ही जान लो, बाकी इस पे एक पूरा चैप्टर बेस्ड है हमारा कंपनी अकाउंट्स पे, तब इसको इन डेप्थ समझेंगे। आ रहा है समझ? डिबेंचर्स मतलब हमने क्या किया है, कंपनी से कंपनी ने क्या किया, पब्लिक से पैसा लिया है, कर्जा लिया है। ठीक, आ रहा है समझ? कोई दिक्कत? और सुनना, जब कंपनी इस लिए गए कर्जे को लौटाती है डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए वो कर्जे को डिबेंचर होल्डर्स को लौटाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब लिया हुआ कर्जा कर्जा किससे लिया, कंपनी ने पब्लिक से लिया हुआ कर्जा जब कंपनी लौटाती है डिबेंचर्स के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं क्या, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अभी भाई शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के एग्जांपल एक बैंक लोन और एक डिबेंचर्स। तो होप क्लियर है आपको? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक, अच्छा, ये भाई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, इसके लिए मैं इसी के बाद जस्ट एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप अलग से इसको समझ लेना डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। ठीक, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जरूर देखना भाई, इसके बाद का वीडियो इंटरेस्टिंग है, क्या है समझ लेना, इसके बाद वीडियो रहेगा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम अलग से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ऐसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो भाई हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आती, उसे भाई अलग से जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसी लायबिलिटीज, ऐसी नॉन करेंट लायबिलिटीज जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आती, उनको भाई पुटअप कर दिया जाता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक, कोई दिक्कत? तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले ट्रेड पेबल। सुनना, वैसे नॉर्मली ट्रेड पेबल्स मैंने आपको बताया क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को कलेक्टिवली बोला जाता है ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल इज कंसिडर्ड एज करेंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल्स इज कंसिडर्ड एज करेंट लायबिलिटी। बट अगर ट्रेड पेबल्स का पेमेंट, मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट बाय द वे अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना है, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद करना या 12 महीने के बाद करना है, तो वो ट्रेड पेबल्स हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज बन जाते हैं। और नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर उसे हम रखते हैं किस सब हेड के अंदर, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी इसे हम बोलते हैं। कोई दिक्कत? आ रहा है समझ? उसके बाद ट्रेड पेबल्स का अगला एग्जांपल है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सुनना भाई, अभी शॉर्ट में ही बता रहा हूं इसको। मैंने आपको बताया जब डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है, मतलब पब्लिक को ऑफर करती है, उसके थ्रू पब्लिक से पैसा लेती है, तो उन डिबेंचर्स का पैसा लौटाना होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का पैसा जब कंपनी लौटाती है उसे क्या बोलते हैं भाई, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जब भी कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है और उन रिडम्पशन करने पे अगर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी, जैसे मान लेते लौटाने हैं 100 रुपए और लौटा रही है कंपनी 105 रुपए, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी लौटा रही है उससे हम बोलते हैं क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये चीज भाई मैं कंपनी अकाउंट्स में इन डेप्थ बताऊंगा, अभी शॉर्ट में ही बता रहा हूं। आ रहा है इसमें? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी एक तरीके की हमारी अदर लॉन्ग टर्म
लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है। प्रीमियम जो हमें पे करना, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी हमारी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है। तो होप समझ आया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हम लोग देखते हैं। अच्छा प्रोविजंस क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए, इस फ्यूचर के स्पेसिफिक काम के लिए रखा जाता है। अब सुनना, प्रॉफिट में से निकाला हुआ वो पैसा, प्रॉफिट में से क्रिएट किया गया वो पैसा जिसका यूज, जिसका उस पैसे का यूज, उस प्रोविजन का यूज अगर 1 साल मतलब 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा, 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा, उसे हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसे प्रोविजन जिसका यूज 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा, उसे हम बोलते हैं क्या भाई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलिए भाई इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के। अच्छा सबसे पहला है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा ये क्या होता है, जैसे भाई मान लेते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब एम्प्लॉइज अगर काम कर रहे हैं तो एक टाइम बाद, मतलब कुछ सालों बाद वो रिटायर होंगे। अब रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के टाइम पे उन्हें पैसा देना पड़ेगा और पैसा भाई बहुत बड़े अमाउंट का होता है। तो पहले से ही फर्म्स क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी कोई भी हो, क्या करती है, आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ पैसा बचा के रखती है एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए। उसे बोलते हैं क्या, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। तो एक एग्जांपल भाई ये हो गया प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। अब ये वारंटी क्लेम्स क्या होता है, जैसे भाई मान लेते हैं कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसपे 5 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी है, ठीक। और भाई अगर मान लेते 3 साल बाद वो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है, खराब होता है, तो भाई अगर वारंटी दे तो उसको आपको रिप्लेस करके या सही करके देना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए, उस पर्पस के लिए, उस वारंटी को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोविजन बनाए जाते हैं जिसे बोलते हैं क्या, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। आया समझ भाई प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स क्या होता है, अभी शॉर्ट में मैंने आपको ये बता दिया। तो एनी डाउट व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो भाई ये हम लोगों का बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।